Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I will explain is 8085 architecture. मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर के उस अंदर की बनावट, अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि आपको ब्लॉक डायग्राम में मेंशन है। ठीक है, तो 8085 का सबसे पहले बेसिक्स आपको क्या पता है। 8085 क्या है? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स उसमें जो डेटा बस का साइज़ है वो क्या है? 8 बिट का है। ठीक है, और जो 8085 का एड्रेस बस का साइज़ होता है वो कितने बिट का होता है? 16 बिट्स का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें डेटा स्टोर करना है इसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर, तो हम जो रजिस्टर का साइज़ लेंगे वो क्या होगा? 8 बिट का होगा। तो 8 बिट रजिस्टर में हम डेटा स्टोर करेंगे, और अगर हमें एड्रेस को स्टोर करना है तो उस रजिस्टर का साइज़ क्या होना चाहिए? 16 बिट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रजिस्टर, जो टाइप ऑफ रजिस्टर इसके अंदर हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो 8 बिट के रजिस्टर्स आप देखिए कौन कौन से हैं। हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, WNZ, BCDEHL, ये सारे क्या हैं? 8 बिट रजिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो स्पेशल रजिस्टर है, जो कि नाम से ही क्या बता रहा है, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो आप मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाओगे प्रोसेसर के अंदर, वो कहाँ पे आएगा? आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं हमारे वो हैं एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, E रजिस्टर, H रजिस्टर और L रजिस्टर। ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको B और D और H को, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम रजिस्टर्स हैं, इनके साथ हम पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि B को C के साथ, D को E के साथ, H को L के साथ। ऐसा हम क्यों करते हैं? जब हमें 16 बिट स्टोर करना होता है तो क्योंकि ये रजिस्टर तो क्या है? 8 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए है, लेकिन अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का डेटा स्टोर करना है तो हम इन रजिस्टर को पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पेयरिंग हम कोई और नहीं कर सकते कि B को हम E के साथ पेयर कर दें या B को L के साथ पेयर कर दें। पेयरिंग हमेशा किसके साथ होगी? जो उसके करस्पॉन्डिंग लिखे हुए हैं, जैसे कि वो डिज़ाइन में मेंशन है। इंटेल ने एक फिक्स डिज़ाइन कर दिया है प्रोसेसर को, और उसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमें 16 बिट को स्टोर करना है तो B को C के साथ ही पेयर कर सकते हैं, D को E के साथ और H को L के साथ। ठीक है, तो ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब W और Z क्या है? W और Z भी 8 बिट के रजिस्टर हैं जिनको हम मतलब प्रोग्रामर हम नहीं यूज़ कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनका कंट्रोल किसके पास है? खुद माइक्रो प्रोसेसर के पास है। माइक्रो प्रोसेसर को अपनी ज़रूरत के हिसाब, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से W और Z को यूज़ करता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा सा एक मक्स का सर्किट दिख रहा है। मक्स का सर्किट बेसिकली किस लिए यूज़ हुआ है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन रजिस्टर्स को हम पेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑलरेडी 16 बिट के मेंशन है उनको हमें पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो 16 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं उनमें हम 16 बिट का रजिस्टर नहीं, 16 बिट का डेटा नहीं स्टोर कर सकते। अगर हम उसको पेयर में यूज़ करेंगे तो ही हम उसको 16 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उनको पेयर में यूज़ करने के लिए उनको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइंड करने के लिए हम सर्किट यूज़ करते हैं मक्स सर्किट। और इन रजिस्टर्स में से जब कौन सा हमें सेलेक्ट करना है वो हम कौन से सर्किट से यूज़ करते हैं? रजिस्टर सेलेक्ट के थ्रू हम इनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो 8 बिट के रजिस्टर इधर के हो गए। यहाँ पे आते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर बहुत है तो जनरल पर्पस रजिस्टर, लेकिन बहुत स्पेशल फंक्शन में यूज़ होता है। ये स्पेशल फंक्शन क्या कि आप देख रहे हो, एक्यूमुलेटर क्या है आपका? एक तो इसका एरो डायरेक्शन इधर जा रहा है, ठीक है, और ये इसमें ALU में, और ALU में दूसरा जो आ रहा है एरो वो आ रहा है टेम्परेरी रजिस्टर। दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं।
अब एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर क्या दे रहा है, इसको इनपुट दे रहा है, एलयू को इनपुट दे रहा है। एलयू क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। और किस पे परफॉर्म करेगी, जो उस पे ऑपरेंट, जो उस पे इनपुट्स आएंगे। इस पे इनपुट दो आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका इनपुट एक्यूमुलेटर से और दूसरा आ रहा है टेम्परेरी रजिस्टर से। इट मीन्स कि जो भी इसमें पहला ऑपरेंड आएगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, एक्यूमुलेटर से आएगा। तो पहला तो क्या हो गया स्पेशलिटी इसकी, कि एलयू का जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा वो हमेशा कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सेकंड आएगा आपका टेम्परेरी रजिस्टर से। टेम्परेरी रजिस्टर से जो डेटा है आपका वो किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर के से आ सकता है, ठीक है। वो आएगा आपका टेम्परेरी रजिस्टर से सेकेंड ऑपरेंड, और वो जाएगा एलयू में, यहाँ पे परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट जा रहा है आपका 8 बिट इंटरनल डेटा बस में। 8 बिट इंटरनल डेटा बस से वो जाएगा फिर पे कहाँ, एक्यूमुलेटर में। तो अब सेकेंड फंक्शन जो दूसरा काम हो गया एक्यूमुलेटर का, वो क्या है कि एक्यूमुलेटर एलयू के रिजल्ट को स्टोर करता है। तो पहला कि वो फर्स्ट ऑपरेंड को स्टोर करता है, दूसरा जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए इसमें कि अब हमारे कौन से रजिस्टर बचे हैं। ये 8 बिट का रजिस्टर हो गया, ये हो गया, और ये सारे रजिस्टर्स हो गए। 8 बिट का रजिस्टर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बता ही दिया था, जो कि हमारा ऑपकोड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जो इंस्ट्रक्शन आएंगे मेमोरी से वो आप यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के में स्टोर होंगे, ठीक है। ये है आपका जो लास्ट 8 बिट का रजिस्टर है, जिसको हम कहते हैं फ्लैग रजिस्टर या फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हो आप कि जो एलयूज का एक एरो जा रहा है किस डायरेक्शन में, फ्लैग रजिस्टर में जा रहा है, और एक एरो आ रहा है एलयू के साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि जो एलयू फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट आपको पता है कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये फ्लैग रजिस्टर क्या स्टोर कर रहा है, फ्लैग रजिस्टर बेसिकली क्या स्टोर कर रहा है, जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा उस ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस मतलब अगर उसमें कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो रिज़ल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, या उसमें कोई कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से इस टोटल 8085 में 5 स्टेटस होते हैं जो कि फ्लैग रजिस्टर बताता है, ठीक है। उसको डिटेल में हम दूसरे लेक्चर्स में बताएंगे। तो वो बेसिकली रिज़ल्ट का जो स्टेटस होगा, रिज़ल्ट के जो हालात होंगे वो कहाँ पे स्टोर होंगे, फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होगा। ये भी आपका 8 बिट का रजिस्टर होगा, जिसमें कि 5 जो बिट्स हैं, 5 बिट्स के हम करस्पॉन्डिंग स्टेटस देख सकते हैं कि उस रिज़ल्ट का क्या स्टेटस है, ठीक है। अब ये तो जा रहा है, एलयू दे रहा है इसको स्टेटस कि जो भी उसने परफॉर्म किया यहाँ पर फंक्शन, उसका स्टेटस वो यहाँ पे स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे आ क्या रहा है, इसको इस एरो की डायरेक्शन टूवर्ड्स एलयू क्यों है, इसलिए है कि जब ही नेक्स्ट टाइम कभी वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको प्रीवियस रिज़ल्ट की ज़रूरत होगी, प्रीवियस रिज़ल्ट के स्टेटस की ज़रूरत होगी, तो वो फ्लैग रजिस्टर से यहाँ से इनपुट ले लेगा। सपोज़ अगर हम कोई एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन में एक कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी जो है आपका नेक्स्ट जो भी फंक्शन होगा उसमें कैरी को ऐड करना है, तो वो जो कैरी होगा वो कैरी का स्टेटस कहाँ से लोगे आप, इस फ्लैग रजिस्टर से लोगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर्स सारे मेंशन हो चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं हम 16 बिट रजिस्टर में। 16 बिट रजिस्टर क्या है आपका, स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर रजिस्टर्स हैं, ये 16 बिट के हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस का साइज़ होता है वो होता है 16 बिट्स का। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है तीनों की नहीं, इन दोनों का मैं कह रही हूँ कि ये जो स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है आपका जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसके
एड्रेस को स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है किसका एड्रेस, स्टैक मेमोरी का। स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक का जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्टैक पॉइंटर में, ठीक है। स्टैक मेमोरी जानते होंगे आप कि पार्ट ऑफ मेन मेमोरी होता है जिसमें हम स्टैक डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके टॉप ऑफ स्टैक मतलब टॉप सबसे जो लेटेस्ट डेटा होगा उसमें लेटेस्ट डेटा का जो एड्रेस होगा वो स्टैक पॉइंटर में स्टोर होगा। क्योंकि एड्रेस का साइज 8085 में 16 बिट का है, इसलिए ये दोनों ही जो रजिस्टर हैं जो कि एज ए मेमोरी पॉइंटर यूज़ होते हैं प्रोसेसर में, वो दोनों हैं 16 बिट्स के हैं, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो आपका काम करता है किस मैनर में काम करता है, लीफो मैनर में। लीफो मैनर मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो आप उसमें स्टैक में डेटा डालते हो तो जब भी आपको उसमें से निकालना होगा तो जो सबसे लास्ट में डाला होगा उसको सबसे पहले निकालोगे, ठीक है। तो इसमें जो स्टैक पॉइंटर होता है वो आपका हर पुश ऑपरेशन में डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। पुश ऑपरेशन मतलब अगर उसमें आप कोई स्टैक मेमोरी में डेटा डालते हैं तो हम उसको कहते हैं पुश ऑपरेशन, और अगर स्टैक मेमोरी से हम डेटा को निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन में जो एसपी होता है वो डिक्रीमेंट होता है, वो डिक्रीमेंट किसके थ्रू होगा, इस डिक्रीमेंटर के थ्रू होगा, ठीक है। और जब भी हम पॉप करेंगे, पॉप ऑपरेशन करेंगे मतलब हम स्टैक मेमोरी से डेटा को निकाल रहे हैं, हमें स्टैक मेमोरी से डेटा को लेना है, तो हम क्या करते हैं उसको, फिर उसमें क्या होगा, स्टैक मेमोरी का जो पॉइंटर होगा वो इंक्रीमेंट होगा। तो पॉप ऑपरेशन में इंक्रीमेंट होगा थ्रू दिस रजिस्टर, और पुश ऑपरेशन में डिक्रीमेंट होगा टू दिस रजिस्टर। और प्रोग्राम काउंटर भी हर इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि आपका जो भी प्रोग्राम, जैसे सपोज ये मैंने एक सिंपल मेमोरी का स्ट्रक्चर बनाया है, तो मेमोरी जो आपका प्रोग्राम होगा, अगर सपोज 5 लाइन का प्रोग्राम है तो आप क्या करोगे, पहले ये इंस्ट्रक्शन लिखोगे फिर ये, या पहला आपने इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा फिर आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 4 लाइन छोड़ के लिखा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपका सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन जो स्टोर होगा मेमोरी में, वो उसको अगर म्यूपी को एग्जीक्यूट करना है उस प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, वो 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा थ्रू इंक्रीमेंटर रजिस्टर, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी पॉइंटर है जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं थ्रू इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए 16 बिट के रजिस्टर्स, ठीक है। अब आपके ये सारे रजिस्टर्स जो हैं, हाँ, इसके बाद हम आते हैं किस पे, ये है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या है, इसका एक तरह से मैनेजर कह लो कि इस पूरे ब्लॉक का जो मैनेजर है वो ये यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट है, इसके पास सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ठीक है, कि एलयू को जो भी फंक्शन कराना है वो फंक्शन कैसे और कब कराना है उसका कंट्रोल किसके पास है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं मैनेजर एंड ब्रेन ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। तो जब हम डेटा फ्लो स्टडी करेंगे, अभी मैं डेटा फ्लो बताऊंगी कैसे काम करता है प्रोसेसर, तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से सिग्नल कब कौन सा रिलीज़ होता है। सिंपली अभी ये देख लीजिए, ये सारे जितने भी ऑलमोस्ट 10 सिग्नल्स हैं, तो वो ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। इसमें एक ब्लॉक ये दिख रहा है इंटरप्ट कंट्रोल, जो कि एक्सटर्नली इनिशिएटेड कुछ सिग्नल्स होंगे जो कि इंटरप्ट करेंगे मेन प्रोग्राम को, जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। 5 इंटरप्ट्स आते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 ट्रैप, ये 5 इंटरप्ट हैं। और इसमें एक आपको सिग्नल दिख रहा है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, जो कि एक्टिव लो सिग्नल है, जो कि म्यूपी सिग्नल रिलीज़ कर रहा है जब भी वो कोई इंटरनल इंटरप्ट सिग्नल को
या इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सेंस करेगा, तो उस सेंस को एक्नॉलेज करने के लिए एक वो सिग्नल रिलीज़ करेगा इंटरप्ट एक्नॉलेज की ये उसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिल गई है। ये आपका ब्लॉक है सीरियल आईओ कंट्रोल। सीरियल आईओ कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये जो है आपका सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। जब भी हमें बिट बाय बिट कम्युनिकेशन करना हो तो हम इसके थ्रू करते हैं, जिसमें कि दो सिग्नल दिख रहे हैं आपको, सीरियल इनपुट डेटा जिससे आपको सीरियली डेटा आएगा, और सीरियल आउटपुट डेटा जिससे आपका सीरियल आउटपुट डेटा रिलीज़ होगा। ठीक है, और इसमें आपका दिख रहा है ये आपका बचा इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग। बेसिकली जब भी आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है फिर उसके बाद वो डिकोड होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। यहाँ पे है आपका क्या एड्रेस बस, और ये है आपका एड्रेस डेटा बस बेसिकली जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होता है वो AD7 to AD0, और जो इंडिपेंडेंट 8 बिट डेटा एड्रेस बस होता है A8 to A15। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिन डायग्राम में जो उसका एड्रेस बस का साइज़ पता है आपको क्या होता है, A0 to A15 टोटल 16 बिट का एड्रेस होता है, और जो डेटा बस का साइज़ होता है वो D0 to D7 टोटल 8 बिट का आपका डेटा बस का साइज़ होता है। लेकिन जब हम म्यूपी के 8085 म्यूपी के पिन डायग्राम में देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि A8 to A15 जो कि हायर ऑर्डर एड्रेस बस है वो तो आपको इंडिपेंडेंट पिन के थ्रू मिल रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट पिन पे A8 to A15 आपका लोकेटेड है। लेकिन जो आपका लोअर एड्रेस बस है जो कि आपका A0 to A7 है, A0 to A7 है, वो बेसिकली किसके साथ कंबाइंड है, डेटा बस के साथ। ऐसा क्यों होता है कि इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर के जो आईसी की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए एड्रेस और डेटा बस लोअर ऑर्डर एड्रेस और जो डेटा बस तो ऑलरेडी आपका D0 to D7 होता है, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस को A0 से A7 को किसके साथ कंबाइंड कर दिया, D0 से D7 के साथ कंबाइंड कर दिया, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है एड्रेस AD7 to AD0 और A15 to A8। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे जो भी इंटरनली कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारे एरोज़, ये सारे क्या हैं आपके इंटरनल ये सारे के सारे डेटा बस हैं। उसका डेटा बस आपको पता है बाई डायरेक्शनल होता है कि वो दोनों डायरेक्शन में डेटा को फ्लो कर सकता है, कहीं से डेटा ले भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन एड्रेस बस हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे हमें तो डिपेंड करता है कि डेटा की डायरेक्शन क्या है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है एरो की डायरेक्शन क्या है। अगर डेटा आपका दोनों डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो आपका बाई डायरेक्शनल यहाँ पे है। अगर उसी डायरेक्शन में आपका डेटा जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन में डेटा नहीं आ सकता, तो उसका डायरेक्शन आपका यूनी डायरेक्शनल की तरह दिखाया है कि इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कभी यहाँ नहीं जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमेशा क्या होगा, इंटरनल डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये फ़्लो आपको कब समझ में आएगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कब समझ में आएगा, जब इसका आपको फ़्लो पता होगा। फ़्लो मतलब प्रोसेसर काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एक बहुत सिंपल तरीके से इसका फ़्लो बता रही हूँ कैसे काम करता है। तो जैसे ही आप माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एक सिंपल सा काम है इसका कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम कौन लिखता है, आप लिखते हो। कहाँ स्टोर करते हो, मेमोरी में स्टोर करते हो। ठीक है, तो उस जो मेमोरी में आपने प्रोग्राम को स्टोर किया हुआ है उसको माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है। तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, पहले तो वो प्रोग्राम को अपने अंदर लाएगा। ठीक है, अंदर कैसे लाएगा, जब उसको ये पता होगा कि प्रोग्राम मेमोरी में
यहाँ पे उसका लोकेशन पता होगा कि वो यहाँ पे स्टोर है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लोकेशन आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर है। तो माइक्रो प्रोसेसर से सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम यहाँ पे होता है। तो नंबर 1 यहाँ पे आप लिख दो। नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर में जो 16 बिट का एड्रेस स्टोर होगा, तो वो एड्रेस कहाँ पे देगा, एड्रेस बस में प्लेस कर देगा। तो सपोज़ हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो 6AH है, जो कि कहाँ पे स्टोर है, इस लोकेशन पे स्टोर है 2050H। 2050H क्या है, आपका 16 बिट का एड्रेस है। वो 16 बिट का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर है। तो ये 2050H क्या करेगा, उसको वो प्रोवाइड करेगा किसमें, एड्रेस बस में। एड्रेस बस में बैठा देगा किसको, 2050H को। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हायर ऑर्डर एड्रेस बस और यहाँ से मिल जाएगा आपको लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। तो टोटल आपका कितना हो गया, आपका A15 to A0। टोटल आपको 16 बिट का एड्रेस मिल गया। पीसी ने वो एड्रेस रिलीज़ कर दिया, किसको दिया, एड्रेस को दिया, एड्रेस बस को दिया। एड्रेस बस जाएगा कहाँ पे, मेमोरी में जाएगा, उस लोकेशन पे जाएगा। उस लोकेशन पे गया, इसके बाद क्या करेगा, प्रोसेसर एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा कि उसको इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो अंदर लाने के लिए वो एक सिग्नल जनरेट करेगा। कौन सा सिग्नल जनरेट करेगा, रीड सिग्नल जनरेट करेगा। तो म्यूपी एक रीड कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा और कंट्रोल सिग्नल जैसे ही सेंड करेगा तो जो इसका डेटा हो, मतलब जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आ जाएगा, आपका डेटा बस में आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये आपका दोनों काम कर रहा है एट ए टाइम, क्या होगा, ये एड्रेस की तरह काम करेगा और दूसरे टाइम वो डेटा की तरह काम करेगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एली सिग्नल में बता चुकी हूँ कि एली क्या करता है, इसको डीमल्टीप्लेक्स करता है कि एली की वैल्यू जब हम हाई देते हैं तो ये आपका डीमल्टीप्लेक्स हो जाता है और एड्रेस बस की तरह काम करता है, और जब एली की वैल्यू हम 0 देख करते हैं तो ये डेटा बस की तरह काम करता है। तो जब हमने एली की इनिशियली एली की वैल्यू हाई होती है और ये एड्रेस बस की तरह काम करते हैं, तो जो 16 बिट का एड्रेस था वो इसी वजह से आपको मिल गया था और वो एड्रेस बस से मेमोरी लोकेशन पे चला गया था, जिससे लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली थी प्रोग्राम की। उसके बाद म्यूपी ने एक कंट्रोल सिग्नल भेजा, क्योंकि उसको रीड करना है प्रोग्राम को, तो उसने रीड कंट्रोल सिग्नल भेजा और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर आएगा, डेटा बस में आएगा। अच्छा, डेटा बस में क्या आ सकता है, आपका डेटा भी आ सकता है, इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है। ठीक है, जब भी डेटा आएगा तो आपका कहीं रजिस्टर में स्टोर होगा और जब भी आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, डेटा बस से इंस्ट्रक्शन चल के आएगा तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होगा, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। तो ये जो 6A था, जो एक इंस्ट्रक्शन है, डेटा बस में चल के आया कहाँ पर, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद वो इसका एरो किस डायरेक्शन में, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के डायरेक्शन में। इसके बाद वो कहाँ पर आया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद वो डिकोडर में जा रहा है। इसका मतलब म्यूपी उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि वो बेसिकली क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब म्यूपी को ये उसको डिकोड कर लेगा कि उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। किस स्टेप पे, एग्जीक्यूशन के स्टेप पे। तो एग्जीक्यूशन का स्टेप परफॉर्म करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फेचिंग का जो होता है आपका, वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, कि जो आपका 6A डेटा बस से चलकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गए। यहाँ पे आपके फेचिंग स्टेप कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका फेचिंग के बाद डिकोडिंग के लिए जाएगा, समझने के लिए जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को, वैसे ही पीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा। इसका मतलब 2051 पे चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंटर के थ्रू ये इंक्रीमेंट हुआ और नेक्स्ट लोकेशन पे जाके उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड किया। उतने में क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन यूनिट के पास गया है। एग्जीक्यूशन यूनिट मतलब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ये बताएगा कि उसको
पहला ऑपरेंड कहाँ से लेना है, दूसरा ऑपरेंड कहाँ से कब लेना है, उसका रिज़ल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आपका कंट्रोल हो रहा है, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल हो रहा है। तो ये सारे सिग्नल रिलीज़ करेगा हर एक ब्लॉक को, और वो बताएगा कि एलयू को कब क्या परफॉर्म करना है, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ये जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं ये ऑलरेडी मैं आपको पिन डायग्राम में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स टाइम पढ़ने पर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। ठीक है, और जो भी फंक्शन होगा इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आर्किटेक्चर डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।